और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे प्रियंका गांधी की। – 2019 के आम इंतखाबात से पहले कांग्रेस ने एक बड़ा दांव खेल दिया है। प्रियंका गांधी भी अब सरगर्म सियासत में उतर गई हैं। कांग्रेस ने इन्हें पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बना दिया है। प्रियंका को मशरकी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वो फरवरी के पहले हफ्ते से जिम्मेदारी संभालेंगी। वहीं प्रियंका गांधी को जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर किए जाने पर बीजेपी ने चुटकी ली है। मुझे काफी खुशी हो रही है कि मेरी बहन जो बहुत केपेबल कर्मठ है कि वो मेरे साथ अब काम करेगी। तो मुझे पर्सनल भी बहुत खुशी हो रही है। लोकसभा इंतखाबात से ऐन कबल कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में बड़ा सियासी दांव खेला है। कांग्रेस ने प्रियंका को जनरल सेक्रेटरी बनाया है और मशरकी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी है। कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी की नई जिम्मेदारी को उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए नए ख्वाब की तामीर बताया। उन्होंने कहा कि यूपी में अब कांग्रेस अपनी पूरी ताकत के साथ बीजेपी को शिकस्त देगी। प्रियंका को और ज्योतिरादित्य को मैंने उत्तर प्रदेश 2 महीने के लिए नहीं भेजा है। मैंने प्रियंका को और ज्योतिरादित्य को मिशन दिया है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की जो सच्ची विचारधारा है, गरीबों की विचारधारा, कमजोर लोगों की विचारधारा, सबको लेकर आगे बढ़ने की विकास की विचारधारा, उसके लिए लड़ना है। मेरा मेन पॉइंट है कि हम बैकफुट पे कहीं नहीं खेलने वाले हैं। हम ना गुजरात में बैकफुट पे खेलेंगे, ना उत्तर प्रदेश पे बैकफुट पे, कहीं भी हम बैकफुट पे नहीं खेलेंगे। और हम राजनीति जनता के लिए करते हैं, विकास के लिए करते हैं, और जहां भी हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी हम फ्रंट फुट पे खेलेंगे। उधर प्रियंका के सियासी अखाड़े में कूदने से बीजेपी चिराग पा है। बीजेपी ने इसे कांग्रेस के परिवारवाद से ताबीर किया है। देखिए, आज एक राज्याभिषेक हुआ है। कांग्रेस के प्रथम परिवार से एक राज्याभिषेक हुआ है। ये बट नेचुरल है। ये कांग्रेस पार्टी जो अपने आप को इंडियन नेशनल कांग्रेस कहती है, दरअसल ये एक परिवार की पार्टी है, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, एक बात आज तय हुआ है और हम बधाई देना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी को। सार्वजनिक रूप से जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी जी, जो उनके वर्तमान के अध्यक्ष हैं, उनके नाकामी को घोषित किया है कि राहुल गांधी जी फेल हो गए हैं, इसलिए राहुल गांधी जी को अब प्रियंका जी, जो उनके परिवार से ही है, उनकी बैसाखी की आवश्यकता है। जाहिर सी बात है कि प्रियंका को सियासत विरासत में मिली है, लेकिन पहली बार वो बाकायदा सियासी मैदान में उतर रही है। यूपी में प्रियंका गांधी बराह रास्त रियासत के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ को चैलेंज देंगी। अब देखना यह अहम होगा कि प्रियंका का सियासी अखाड़े में उतरना कांग्रेस के लिए कितना सूदमंद साबित होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। वहीं जेडीयू लीडर प्रशांत किशोर ने प्रियंका गांधी को मुबारकबाद देते हुए कहा है कि हिंदुस्तानी सियासत में उनका बेसब्री से इंतजार था। लोग सियासी मैदान में प्रियंका गांधी की छलांग की टाइमिंग, रोल और ओहदे पर बहस कर सकते हैं, लेकिन मेरे लिए खबर यह है कि बिलाखिर इन्होंने सियासत में दाखिले का फैसला किया। वाज़ेह है कि जब प्रशांत किशोर यूपी में कांग्रेस की जीत के लिए चुनावी हिकमत अमली तैयार कर रहे थे, उस दौरान इन्होंने प्रियंका गांधी को सियासत में लाने की वकालत की थी, लेकिन उस वक्त प्रियंका ने सियासत में आने से इनकार कर दिया था। वहीं शीला दीक्षित क्या कुछ कह रही है इस मामले को लेकर, आप भी सुनिए। बहुत अच्छा लग रहा है, ये इतनी खुशी हो रही है मन में कि लफ्ज़ों से मैं बयान नहीं कर सकती। सो वेरी वेरी वेलकम स्टेप बाय द पार्टी। Ma'am, how do you see Priyanka Gandhi as a political leader? Well, it's not that she's not familiar with politics. She's very much familiar with politics, and whenever I have interacted with her, I have found her very mature and very knowledgeable. You know, she's knowledgeable also and very mature.
अल्पसंख्यक भागीदारी आंदोलन यानी अक़लियती हिस्सेदारी महाज ने तय किया है कि इस बार वोट जात पात मजहब और जमात की बुनियाद पर नहीं बल्कि इक़्तिदार में हिस्सेदारी की बुनियाद पर दिया जाएगा। इस ज़िम्न में महाज ने अपने 15 नुकाती मुतालबात के साथ खुसूसी तहरीक चलाने का फैसला किया है। जो जमात इन मुतालबों को पूरा करने का वादा करेगी, इसी के साथ इसी की हिमायत में अक़लियती महाज काम करेगा। देखिए इस हवाले से लखनऊ से तारिक कमर की खास रिपोर्ट। ये बात आया भी है और हकीकत भी कि मुसलमानों की वोट का इस्तेमाल मुख्तलिफ सियासी जमातें अपने मफाद और हुसूल इक़्तिदार के लिए करती रही हैं। कभी खौफ के नाम पर तो कभी सेकुलरिज्म के नाम पर ये काम किया जाता रहा और ये तबका ठगा जाता रहा। अल्पसंख्यक भागीदारी आंदोलन ने जो मुतालिबात रखे हैं उनमें से कुछ खास ये हैं। सारी कॉलोनियाँ ऐसी हैं जिसमें चिट फंड सोसाइटी से उन्होंने ये लिखवा लिया, ये कानून बनवा लिया एक कि इसमें मुसलमानों को जगह न दी जाएगी न किराए पे दी जाएगी। तो इस तरह के वाक़यात को रोकना, और अमिताभ कुंडो ने बहुत अच्छी एक रिपोर्ट तैयार की है जो 2014 से लेकर आज तक राज्यसभा के कूड़ेदान में पड़ी है। वो अगर बाहर आती तो उसमें मुस्लिम जो पसमानदा तबकात जिनको कहा जाता है उनके रिजर्वेशन की बात है, उर्दू ज़ुबान को फ़रोग़ देने की बात है, उर्दू कल्चर को बढ़ावा देने की बात है। मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाकों की लोकसभा और असेंबली सीटों को सिर्फ दलितों के लिए रिजर्व न किया जाए। वक्फ इमलाक से होने वाली आमदनी को सिर्फ मुस्लिम बहबूद के कामों में खर्च किया जाए। सच्चर कमेटी और अमिताभ कुंडो रिपोर्ट की सिफारिशात पर अमल दरामद किया जाए। आइन की दफा 341 की बुनियाद पर पसमानदा मुसलमानों की हक तलफी को रोका जाए, उर्दू ज़बान को रोजगार से जोड़ा जाए और शरीयत में मुदाखलत और मजहब के नाम पर मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद खत्म हो। इन मुतालिबात के अलावा ऐसे कुल 15 नुकात हैं जिनको लेकर महाज के कारकुनान डोर टू डोर मुहिम चलाएंगे। लोगों को इनके वोट की कीमत और अहमियत बताकर ये सवाल करेंगे कि वोट किसे दिया जाए और क्यों दिया जाए। आज़ादी से लेकर अब तक मुसलमान को से इस्तेमाल किया गया है, चाहे कोई हुकूमत रही हो। तो अब हमें कोई हुकूमत बने हमें इससे मतलब नहीं है, ना ज़ातवाद से मतलब है। मुझे अपनी भागीदारी चाहिए। जिससे नौकरी पे निकाल दिया जा रहा है, रोज़ी रोटी छीन ली जा रही है और उसके बाद हमारे खिलाफ ही अब करेंगे। अब हमें भागीदारी चाहिए। जितने मुतालबे हमारे हैं, सच्चर कमेटी है, जितनी कमेटियाँ हों जो हमारे सामने रखी गई थी बात, मुसलमान की भागीदारी जो। यहाँ एक सवाल ये भी है कि क्या वाकई इस अंदाज की तंजीमें जो इलेक्शन से पहले सामने आती हैं कोई इनकलाब बर्पा कर पाएंगी? बज़ाहिर तो ऐसा नहीं लगता है, लेकिन इतना ज़रूर है कि जिस अंदाज के मुतालबे पेश किए गए हैं वो हक़ बजानिब हैं और वाकई उन उमूर पर काम होना चाहिए जिनकी बुनियाद पर अक़लियतों का इस्तेसाल तो होता रहा लेकिन उन्हें कुछ दिया नहीं गया। कैमरामैन रवि के साथ न्यूज़ 18 उर्दू के लिए तारिक कमर, लखनऊ। इलाहाबाद में चल रहे कुंभ मेले में मुस्लिम तबका अपनी मुख्तलिफ खिदमात के जरिए इन दिनों सुर्खियों में है। कुंभ में रियासत के दूर दराज इलाकों से आए हुए मुस्लिम हुनरमंदों ने भी धूम मचाई हुई है। रियासती हुकूमत की तरफ से लगाई जाने वाली दस्तकारी की नुमाइश में मुस्लिम हुनरमंदों की मसनूआत लोगों की तवज्जो का मरकज बनी हुई है। देखिए कुंभ से हमारे नुमाइंदे मुश्ताक आमिर की खास रिपोर्ट। इलाहाबाद में कुंभ में जहां एक तरफ रोजाना हजारों अकीदतमंद संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, वहीं दूसरी जानिब रियासत के दूर दराज से आए मुस्लिम दस्तकार अपनी हुनरमंदी का मुजाहरा कर रहे हैं। रियासती हुकूमत की तरफ से लगाई जाने वाली इस नुमाइश में एक जिला एक दस्तकार को पेश किया गया है। इस नुमाइश में रियासत के मुस्लिम अक्सरियती अजला के दस्तकार अपनी मसनूआत लेकर आए हैं। इसमें कुछ चीज़ हमारी चपाती सेट वगैरह ये सब चीज़ आई हुई हैं। इसमें हमारा ऑयल बर्नर अभी न्यू आया है सर जी, जो आपको खाली ऑनलाइन देखने को मिलता है, लेकिन इस शहर में प्रयागराज में हमारा फर्स्ट टाइम ये ऑयल बर्नर आया है, जिसमें हमारा ये नीचे से इसका हीटेशन होता है, ऊपर से ये फ्रेगनेंस करता है। ये रूम फ्रेशनर नाइट लैम्प के भी कम में आता है सर जी। इनसे टोपी बनता है, चप्पल बनता है, फ्लावर पार्ट्स बनता है, लेडीज़ बैग, जेंट्स बैग, बाकी ये आपका योगा मैट है, पूजा आसन है, पावदान है, फुल साइज दरी है, रनर है और ये सब चीज़ पर्दे पर टांगने वाला बनता है। मुस्लिम कारीगर कुंभ की नुमाइश में अपने फन का अमली नमूना भी पेश कर रहे हैं। लकड़ी, कांसा, शीशा और मिट्टी पर की गई इनकी नक्काशी शायकीन को खूब पसंद आ रही है। खास तौर से पीतल और मिट्टी के बर्तनों पर की गई नक्काशी अपना कोई जवाब नहीं रखती। मुस्लिम दस्तकारों का कहना है कि रियासती हुकूमत ने कुंभ में अपनी मसनूआत फरोख्त करने का उन्हें एक जरिया फराहम किया है।
पहले तो हाथ से होता था, अब थोड़ी मशीनिंग आ रही है तो उससे हम थोड़ा तो तब्दीली कराएं और आज की जो जनरेशन है उसको हम बढ़ावा दे रहे हैं, आगे इसके काम को करें। सर इस तरह की परेशानी में गवर्नमेंट में बहुत लाभ देती है हमें और बहुत सहयोग रहता है, कोई किसी बात की कोई परेशानी नहीं थी और एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया है। तकरीबन 20 दिनों तक चलने वाली इस नुमाइश में रियासत के उन दूर दराज के अजला से भी दस्तकारों को बुलाया गया है जिनकी हुनरमंदी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कुंभ में ये पहली बार हुआ है कि रियासत के 75 अजला के कारीगर एक ही पंडाल में अपनी हुनरमंदी का मुजाहरा कर रहे हैं। प्रयागराज कुंभ में जो देखने लायक जो चीज़ें हैं वो गंगा यमुना सरस्वती का दर्शन तो है ही है, उसके साथ साथ यहाँ पर एक अद्भुत प्रदर्शनी लगी हुई है। 75 जिले के 75 उत्पाद एक पंडाल के नीचे प्रदर्शित किए गए हैं, नुमाइश लगाई गई है और पूरे प्रदेश के 75 जिलों के हुनरमंद यहाँ जमा हैं अपनी अपनी चीज़ों के साथ, अपनी अपनी दस्तकारियों के साथ, ताकि मेले में आए हुए लोग प्रदेश के 75 हुनरमंदों के का जो हुनर है अपनी आंखों से देख सकें। कैमरामैन रवींद्र कुमार के साथ मुश्ताक आमिर, न्यूज़ 18 प्रयागराज। उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी के बयान से नाराज लोगों ने कानपुर में रैली निकालकर एहतजाज किया और वसीम रिजवी के खिलाफ नारे बुलंद किए। मुजाहिरीन को पुलिस ने एहतजाज के लिए इजाजत न लेने की बुनियाद पर गिरफ्तार किया। वसीम रिजवी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को खत लिखकर मदारिस को बंद करने का मुतालबा किया है। वसीम रिजवी के मुताबिक मदारिस में ISIS के नजरियात को फरोग दिया जा रहा है। ये वसीम रिजवी शिया वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन हैं, अभी उन्होंने एक बयान जारी करा था प्रधानमंत्री जी के नाम, एक लेटर लिख करके कि जितने भी मदरसे हैं उनको बंद कर देना चाहिए। आज हमने उसके विरोध में वसीम रिजवी की अर्थी निकाल करके बाकरगंज चौराहे पे जलाई और अभी इंस्पेक्टर बाबूपुरवा अपने बल के साथ में आ करके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हयात ज़फ़र हाशमी साहब और हमारे ज़िला अध्यक्ष और बाकी 4-5 साथियों को गिरफ्तार करके ले करके गए हैं। उनका कहना है कि हमारे पास परमिशन नहीं थी, जबकि कल हम लोगों ने सब जगह डायरी लगाई है, इवन LIU के फ़ोन भी आए। तो हमारा संवैधानिक उत्तर प्रदेश के पडरौना शहर में नौमौलूद बच्चे की लाश को एक कुत्ता मुंह में लिए घूमता रहा। ये पूरा वाकया CCTV में कैद हो गया। कुछ नौजवानों ने इस कुत्ते को दौड़ाया, तब कुत्ता इस नौमौलूद बच्चे की लाश को छोड़कर भागा। लोग ये अंदाजा लगा रहे हैं कि किसी बेरहम मां ने नौमौलूद बच्चे को फेंक दिया होगा। पुलिस ने बच्चे की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। CMO ऑफिस का कहना है कि तमाम सरकारी अस्पतालों में जांच कराई गई है, लेकिन किसी अस्पताल से बच्चे की खोने की इत्तला नहीं है। लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट की नीलामी की तैयारी शुरू हो गई है। अमौसी एयरपोर्ट को अब प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है। आपको बता दें कि अमौसी एयरपोर्ट खरीदने के लिए 21 कंपनियों ने खास दिलचस्पी दिखाई है और ये तमाम कंपनियां टेंडर के अमल में शामिल हैं। बताया जा रहा है कि अमौसी एयरपोर्ट का पोशीदा तौर पर सर्वे कराया जा रहा है ताकि मुलाजमीन की मुखालिफत का सामना नहीं करना पड़े। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में गुज़िश्ता रोज बगैर इजाजत तिरंगा यात्रा निकालने और कैंपस में नारेबाजी करने के इल्जाम में 2 तलबा लीडर को नोटिस दिया गया है। तलबा लीडर अजय सिंह और सनवीर सिंह की क़यादत में गुज़िश्ता रोज AMU कैंपस में तिरंगा यात्रा का इनेकाद किया गया था, जिसकी इंतजामिया से कोई इजाजत नहीं ली गई थी। इस ताल्लुक से दोनों तलबा लीडरों के खिलाफ वजह बताओ नोटिस जारी किया गया है। देखिए साहब, हर छात्र को ये समझना चाहिए कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो है या कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या कोई भी इंस्टीट्यूशन जो होता है वो स्टूडेंट कोड ऑफ कंडक्ट और यूनिवर्सिटी रूल्स एंड रेगुलेशन से होता है। जब ऑलरेडी प्रोग्राम्स जब चल रहे हैं उसमें जाहिर सी बात है कि सदा की परमिशन किसी को भी नहीं दी जा रही है, तो उसमें मेरे ख्याल से जो प्रोग्राम यूनिवर्सिटी के उसमें शामिल होकर अपनी मतलब के जो रिपब्लिक डे का जो जश्न है उसे मनाना चाहिए। और 34,000 बच्चे पढ़ते हैं और हर तरीके से हर आदमी कोई प्रोसेशन जुलूस निकाल लेता है जिसकी यूनिवर्सिटी या परमिशन नहीं दे सकती है। उधर पुरानी पेंशन बहाली के लिए मुल्क भर में चल रही तहरीक का असर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी नजर आया। 28 जनवरी को दिल्ली के जंतर मंतर पर मुनक्किद होने वाली भूख हड़ताल के लिए AMU में भी गौर-ओ-खौज किया गया। AMU के स्टाफ क्लब में मुनक्किद जनरल बॉडी की मीटिंग में बड़ी तादाद में मुलाजमीन ने शिरकत की और कहा कि हुकूमत की पॉलिसी के खिलाफ 28 जनवरी से शुरू हो रही भूख हड़ताल में AMU से भी बड़ी तादाद में लोग शरीक होंगे।
हम चाहते हैं कि पुरानी पेंशन जो थी वो बहाल की जाए और सरकार को चाहिए कि जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं उनको पुरानी पेंशन बहाल करें, ताकि सरकार के ऊपर एक अच्छा समाज के ऊपर, इस समाज के ऊपर जो इंस्टीट्यूशन का समाज है, जो विश्वविद्यालय का समाज है, उस पर एक अच्छा प्रभाव। दिल्ली में ये तैयारी है कि रिले हंगर स्ट्राइक होगी 28 तारीख से, तो हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या स्टेट लेवल पे एक लोग होंगे, वहाँ पे पूरे दिन बैठेंगे। जो लोग 1/1/2004 से न्यू पेंशन स्कीम में आते हैं, उसका अभी तक पार्लियामेंट में डिबेट नहीं हुआ है। सबसे अफसोस की बात है, ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डिनेंसेस के तहत चला रहे हैं और अब तक उसको लागू किए हुए हैं। पार्लियामेंट में डिबेट कराएं और इस पैसे को कहाँ इस्तेमाल करेंगे ये तय करें। जब तक ये तय नहीं करते हैं तब तक हम ये डिमांड कर रहे हैं कि हमारे पुराने जो स्कीम थी, जो GPF का कंसेप्ट था, जनरल प्रोविडेंट फंड का, वो लागू। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में माजूर तलबा का नौकरी और मुलाजिमत में रिजर्वेशन को लेकर चल रहा धरना कल भूख हड़ताल में बदल गया था, जिसके बाद आज यूनिवर्सिटी इंतजामिया के साथ साथ जिला इंतजामिया ने धरनागाह पहुंचकर तलबा की भूख हड़ताल खत्म कराई। तलबा के मुतालबात के सिलसिले में एक कमेटी तश्कील दी गई है, जिसमें जिला इंतजामिया के रुकन भी शामिल हैं और 3 माह के अंदर खाली आसामियों पर तकर्री की जाएगी। पतंजलि परिवार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अलीगढ़ में पतंजलि परिधान के शोरूम का इफ्तिताह करने के लिए आज बाबा रामदेव पहुंचे, जहां इन्होंने पतंजलि के बढ़ते हुए परिवार को बाहरी कंपनियों के खिलाफ एक मुहिम करार दिया। उन्होंने कहा कि मुल्क को आजादी मिले 70 साल हो गए, लेकिन माशी आजादी आज तक नहीं मिली है। आजादी के इन 70 वर्षों में राजनीतिक आजादी तो हमने हासिल कर ली, लेकिन आर्थिक आजादी अभी भी एक सपना है। हम आर्थिक आजादी को जमीन पर उतार रहे हैं और विदेशी कंपनियों की आर्थिक लूट और गुलामी के षड्यंत्र से देश को बचा रहे हैं। आज मुजाहिदे आजादी और आजाद हिंद फौज के बानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का यौम पैदाइश है। 1940 में मुल्क छोड़ने से पहले सुभाष चंद्र बोस मेरठ आए थे और मेरठ के टाउन हॉल में लोगों से मुलाकात करने के साथ यहां के लोगों के दिलों में जंग आजादी में शामिल होने की लौ जलाई। मेरठ में टाउन हॉल और घंटा घर के अलावा यहां के म्यूजियम में नेताजी और उनकी आजाद हिंद फौज से जुड़ी कुछ निशानियां और नायाब तस्वीरें आज भी मौजूद हैं, जो नेताजी के मेरठ दौरे की यादों को ताजा करती हैं। एक काम और एक तनख्वाह के फॉर्मूले को अदालत से मंजूरी के बावजूद सरकारी महकमों में खदमात अंजाम देने वाले कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन का इस्तेहसाल जारी है। नेशनल हेल्थ मिशन के तहत अस्पतालों और सरकारी हेल्थ सेंटरों पर खदमात अंजाम देने वाले पैरा मेडिकल स्टाफ भी अपने मुतालबात को लेकर एहतजाज करने पर मजबूर हैं। 1988 से हसन इमाम वक्फ स्टेट पर चल रहे टाइटल सूट का मुकदमा जीतने के बाद शिया वक्फ बोर्ड का हौसला बुलंद है। अदालत ने टाइटल सूट का फैसला शिया वक्फ बोर्ड के हक में सुनाया है। आप देखें रिपोर्ट और मुझे दें इजाजत। आदा 1988 से हसन इमाम वक्फ स्टेट पर चल रहे टाइटल सूट का मुकदमा जीतने के बाद शिया वक्फ बोर्ड का हौसला बुलंद हुआ है। वाज़ेह रहे कि हसन इमाम वक्फ स्टेट की पूरी जमीन 1948 में शिया वक्फ बोर्ड से रजिस्टर्ड कराया गया था, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर 32 है। इस वक्फ स्टेट की बेशकीमती जमीन डाक बंगला चौराहा, फ्रेजर रोड, जमाल रोड, SP वर्मा रोड में वाक़ है। हसन इमाम वक्फ स्टेट की जमीन पर नाजायज कब्जा हुआ और देखते ही देखते कई इमारतें बन गईं, जैसे रिजवान पैलेस, वन मॉल, कौशल्या एस्टेट, पटना सेंट्रल मॉल, विशाल मेगा मार्ट और नोवेल्टी होटल वगैरह। बोर्ड ने दावा किया है कि अदालत ने इन सभी जमीनों को वक्फ माना है और टाइटल सूट का फैसला शिया वक्फ बोर्ड के हक में दिया है। अब शिया वक्फ बोर्ड इन पर कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया है, विशाल मेगा मार्ट है, साकेत टावर है, कौशल्या एस्टेट है, वन मॉल है, उसी के बगल में एक रजक का मार्केट है, वो सारी बिल्डिंग इसी में है। टाइटल डिसाइड हुआ है कि मालिकाना हक वक्फ बोर्ड का है। अब कार्रवाई क्या होगा? इवेक्शन सूट आप खाली कीजिए या कानूनी तौर तरीके से आप लोगों से आपके माध्यम से मैसेज देना चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं। कानून में ये प्रावधान है कि वक्फ की जमीन पर कमर्शियल इस्तेमाल होगा। अगर कानून के दायरे में अगर वो आना चाहते हैं तो हम लोग उनको कंसीडर करेंगे और नहीं आएंगे तो उन पर क्रिमिनल केसेस चलाएंगे। आपको बता दें कि तरमीमी वक्फ एक्ट की 52A के तहत वक्फ जायदाद की खरीद बिक्री और इन पर नाजायज कब्जे को संगीन और गैर जमानती जुर्म बताया गया है।
इसके मद्देनजर ऐसा करने वालों पर क्रिमिनल केस चलाया जा सकता है। गौरतलब है कि हसन इमाम वक्फ स्टेट की जमीनों पर कब्जा करने वाले लोग बड़े रसूख वाले हैं, जिन पर हाथ डालना आसान नहीं होगा। शिया वक्फ बोर्ड का दावा है कि वो जमीन खाली नहीं करेंगे तो बोर्ड जिला इंतजामिया के साथ मिलकर कार्रवाई करेगा। उनको आज न कल आना ही है, अगर वो पहले आ जाएं तो सजा नहीं होगी और जमीन बच जाएगी, वो बिल्डिंग बच जाएगी। नहीं तो हम लोग खाली करा करके हैंडओवर कर करके दूसरे को लीज कर देंगे। लीज करने का प्रावधान है।